हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाई शायर्स माई सेल्फ मिल्सी। और इस वाले वीडियो से हम एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 3 चैप्टर्स हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख करके आना, ठीक है। उसके बाद ये कुछ आप रिलेट कर पाओगे उस वाले चैप्टर से, क्योंकि सारे के सारे चैप्टर जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में। तो देखो यहाँ पे आई थिंक आप क्लियर तो नहीं है, बट एक बार ट्राई करो उसको देखने की। इस वाले फिगर को देखना, ठीक है, पहले इस वाले फिगर को। तो ये वाला फिगर तब का है, मतलब 1900 का ये फिगर है, ठीक है। एक पॉपुलर म्यूज़िक पब्लिशर थे जिनका नाम था E.T. पॉल। उन्होंने एक म्यूज़िक बुक प्रोड्यूस करी थी, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा है डॉन ऑफ द सेंचुरी, तो उसका जो उनका म्यूज़िक बुक था ना, ये उसका कवर पेज था, जिसका इन्होंने टाइटल ही रखा था डॉन ऑफ द सेंचुरी। डॉन मतलब गुंडा वाला नहीं, डॉन, ठीक है, दूसरा वाला डॉन है वो। पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पे पहले हम वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में देखेंगे, उसके बाद हम इंडिया पे जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो पहले अभी हम यहाँ पे जो बात करेंगे, ये जो डॉन ऑफ द सेंचुरी लिखा है यहाँ पे, ये जो E.T. पॉल है, ऑफकोर्स नाम से लग रहा है इंडियन नहीं है, वेस्टर्न है, ठीक है, यूरोप वगैरह के हैं ये। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये उधर की चीज़ों को लेकर के ज़्यादा ये इंस्पायर हुए थे। एंड इनको ऐसा लग रहा था कि जो इंग्लैंड है वहाँ पे बहुत रैपिड स्पीड से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला जो प्रोसेस है वो चल रहा है। तो इस वाले फिगर को ज़रा ध्यान से देखना, एक बार आप जूम करके देख लेना। इम्पॉर्टेंट तो नहीं है खैर, लेकिन फिर भी अब NCERT में है तो करानी तो पड़ेंगी। ओके, सो ये जो लेडी यहाँ पे खड़ी है, इसको एक ये जो E.T. पॉल है, इनने एक गॉडेस लाइक फिगर की तरह डिनोट करा है। और एक एंजल ऑफ प्रोग्रेस, मतलब कि मैंने बताया ना कि इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग नहीं रहा है, मतलब ऐसा है भी। वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला जो प्रोसेस है वो रैपिड स्पीड से तो नहीं, बट हाँ अच्छा खासा वहाँ पे डेवलप हो रहा था, ग्रो हो रहा था वहाँ पे। तो ये जो लेडी यहाँ पे बनाई गई है, इस लेडी को इनने गॉडेस लाइक फिगर दी है और इसको डिनोट करा है कि ये एक एंजल ऑफ प्रोग्रेस है, ठीक है। ये अपने हाथ में फ्लैग लिए, अगर आपको दिख पा रहा हो तो इस लेडी ने अपने हाथ में फ्लैग कैरी करी है, जो कि फ्लैग क्या दिखा रहा है, नई कंट्री नहीं, नई सेंचुरी। कि अब जो पहले वाला जो टाइम पीरियड था, जो हमारा जो ट्रेडिशनल वे था लिविंग का, अब वो जा रहा है। अब नए नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में ये व्हील आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो व्हील को भी यहाँ पे शो करा गया है। ये जो लेडी है इसमें विंग्स भी लगे हुए हैं। आप अगर थोड़ा सा भी हिस्ट्री के मेरे पहले वाले वीडियोस देखे हो तो आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा प्रोसेस की क्या है ये, और इस फिगर को कैसे क्या क्या करके इन लोगों ने डिनोट करा। नॉट इन लोगों ने, ये E.T. पॉल ने, ठीक है। और जो ये व्हील और व्हील है, यहाँ पे देखो ये व्हील है, और ये जो विंग्स आई थिंक आपको विजिबल है पीछे, इस वेमेन के विंग लगे हुए हैं, तो वो टाइम को सिम्बलाइज़ कर रहा है कि टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो हमारी जो ग्रोथ है, जो हमारा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो भी आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और ऑफ कोर्स उसका जो ये विंग है उसको वो फ्यूचर में लेकर के जा रहा है, और फ्यूचर में ये देख पा रहे हैं कि एक लिमिट से ज़्यादा वहाँ पे प्रोग्रेस हो रखा है। लाइक रेलवे, कैमरा, मशीन्स, प्रिंटिंग प्रेस, फैक्ट्रीज़ वगैरह, अगर हम इन सब की बात करें तो ये हो रखा है। नाउ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अमेरिका एंड ऑल के बारे में, सॉरी इंग्लैंड एंड ऑल के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मतलब वही वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये ना, ये वाला सेकेंड पिक्चर देखना, ये सेकेंड पिक्चर, मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि इन्होंने हमारे सिविलाइजेशन को या फिर जो वेस्टर्न कंट्री को छोड़ करके बाकी अदर कंट्रीज़ उनके बारे में कुछ बुराई यहाँ पे लिखी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, बस ये अपने इस वाले फ़ोटो से जो डॉन ऑफ सेंचुरी, अपने इस वाले फ़ोटो से इनने क्या कर रखा है, यूरोप और अमेरिका जैसे कंट्री को आगे शो करने की इन कोशिश करी है कि हाँ ये सबसे आगे निकल रहा है, जो हमारा जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वो सबसे आगे निकल रही है। ना इस सेकेंड वाले पिक्चर को एक बार देखना, इस वाले पिक्चर को, ओके। और अगर एक मिनट मैं इसको एक बार इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे ना इसके ऊपर देखो, ये एक फिगर है, ठीक है, एक फिगर ये हो गया और एक फिगर ये हो गया इसका, ठीक है। यहाँ पे 2 फिगर इनने बना रखे हैं, और ये जो पहला फिगर है ये ओरिएंटल कंट्रीज़ को दर्शा रहा है। ओरिएंट का कहने का क्या मतलब है, जो मेडिटेरेनियन सी के जो ईस्ट में है, मतलब यूजुअली वो एशिया को रेफ़र कर रहा है कि जो एशिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं वो उन कंट्रीज़ को इस फिगर के थ्रू डिनोट करा गया है। और अपने कंट्री को, मतलब ये जहाँ के हैं, ये E.T. पॉल साहब, ये जो जहाँ के भी हैं वेस्टर्न कंट्री में, तो इनने अपने कंट्री को इस वाले पिक्चर से डिनोट करा है। अभी पहला वाला पिक्चर क्या है, आई नो विजिबल नहीं है, एक बार NCERT वाली साइट पे जाना, क्योंकि मैंने ये पिक्चर्स ना बुक से
क्लिक करे हैं, तो एक बार ये आप एनसीईआरटी वाली साइट पे जाना, अगर आपको पिक्चर्स मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंटरेस्टिंग है ये थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो पहला वाला पिक्चर है आपको इसमें दिख रहा है कि एक आदमी है, वो अलादीन का चिराग लिए हुए है, और उस चिराग से ये जो जितनी टाउन्स बनी हैं, जितनी ये सारी मतलब जो भी रोड्स है, जितने भी टाउन्स हैं, जितने पेड़ पौधे वॉटेवर जो कुछ भी है, तो इनके कहने का मतलब ये है कि जो ईस्ट में ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि बस ख्याली पुलाव बनाती रहती हैं, एंड ये जो ये पर्सन है वो बस कोई काम वाम नहीं करता, मतलब ऐसा तो नहीं लिखा है इसमें कि कोई काम वाम नहीं करता, बट इनका मतलब वही है। क्या मतलब है कि आप अलादीन के चिराग से लेकर के आप अलादीन का चिराग लोगे और उसको बोलोगे कि मुझे घर चाहिए, तो वो घर दे देगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे कुछ इस टाइप का प्रेजेंट करने की कोशिश की है, वेयर एज ये जो उन्होंने जो अपनी कंट्री को, अपने सिविलाइजेशन को दर्शाने की कोशिश करी है किस चीज़ से, तो उन्होंने यहाँ पे ये दिखाया है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो और भी ज़्यादा मॉडर्न होते जा रहा है, उसमें नए नए मॉडर्न टूल्स आ रहे हैं, लाइक ब्रिजेस वगैरह बन रहे हैं उन टूल्स की वजह से, शिप्स वगैरह बन रही हैं, टावर्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत हाई बन चुके हैं। तो और अलादीन को क्या दिखाया है, अलादीन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ईस्ट और ईस्ट का पास्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो मैकेनिक जो अभी मैंने बताया, तो ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वाला, वो वेस्ट और वेस्टर्न आप कह सकते हो वेस्टर्न मॉडर्निटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, आगे नेक्स्ट वाले पेज पे चलते हैं, ये अगेन बताने की कोशिश कर रहे हैं इन सारे पिक्चर्स से कि जो ये मॉडर्न वर्ल्ड है ये एसोसिएट करता है हमारे रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के साथ में और इनोवेशन, मतलब बस इतना कह रहा है कि ये जो ये वेस्टर्न वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है इन फ्यूचर, मतलब जैसे भी अब इन फ्यूचर में आगे जैसे भी क्या होगा वो तो किसी को नहीं पता है ना, लेकिन ये अभी से ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे इसके जो रैपिड टेक्नोलॉजिकल इसमें चेंजेस हो रहे हैं, नए नए चीज़ों की इन्वेंशन हो रहे हैं, इनोवेशंस हो रहे हैं, नई नई मशीन्स बन रही हैं, फैक्ट्रीज बन रही हैं, ये कहीं ना कहीं जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है, ठीक है, उसको एक प्रोग्रेस की तरफ लेकर के जा रही हैं, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स बड़ी सारी सी चीज़ वहाँ पे इन्वेंट भी हुई थी, ठीक है, वहाँ पे मशीन्स, फैक्ट्रीज़ नए नए डेवलप हुए थे, रेलवेज, स्टीम शिप्स वगैरह बनी थी। बट प्रॉब्लम ये है कि जो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो हिस्ट्री है, दिस इज़ नॉट क्यू, दिस इज़ ए, ओके। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो हिस्ट्री है वो इतनी अपने एकदम सादे सादे शब्दों में इन्होंने बता दी है कि हाँ इतना सब कुछ हो रहा था वहाँ पे, इतना सब कुछ हुआ, और हमारा जो कंट्री है, हमारा जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं सारी की सारी, वो डेवलप हुई, वहाँ पे डेवलपमेंट आई, जो मॉडर्न एज है वो वहाँ पे एक वंडरफुल टाइम ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, यहाँ पे इनने एक टर्म यूज़ करा था, ठीक है। तो सिंपल सा इन लोगों ने, नॉट इन लोगों ने, अगेन मैं बार बार इन लोगों को बोल रही हूँ, सॉरी फॉर दैट, ये जो ईटी पॉल है वो कहते हैं कि अपने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एकदम एक सिंपल सा स्टोरी सुना दी है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पे ये जानना है कि जो उनके इमेजिनेशन में ये चल रहा था, ऑफकोर्स उनके इमेजिनेशन में ही चल रहा था, मैं ये नहीं कह रही कि रियलिटी में कुछ हो ही नहीं रहा था, बिल्कुल हो रहा था, लेकिन साथ साथ में वो होता है ना कि कुछ चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलना। अभी यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि रैपिड, यहाँ पे आपने कहीं देखा होगा, या ये देखो रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ऐसा कुछ था ही नहीं। अगर ऐसे थोड़ी है कि अगर यहाँ पे गांव नहीं है या फिर यहाँ पे अर्बनाइजेशन वाला प्रोसेस नहीं आया है तो हम इतना जल्दी कुछ कर देंगे कि कल हम सुबह उठेंगे तो यहाँ पे हमको रोड अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है, नेटवर्क अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है, टाइम लगता है सारी चीज़ों में। तो यहाँ पे इन लोगों ने जो लिख रखा है ना, रैपिड चेंजेस, रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ऐसा कुछ भी नहीं था। हुआ, चेंजेस हुए, मैं मानती हूँ, वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी हुई, बट हाँ वो एक स्लो प्रोसेस थी, और ये उसका कोई ड्रॉबैक नहीं है कि बहुत स्लो प्रोसेस थी, कि वहाँ पे ये कमी थी वो कमी थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी थी बिल्कुल भी। बट इन्होंने क्या करा है, इन्होंने बढ़ा चढ़ा के बोला है, और दिक्कत ये कर दी इन्होंने कि हमारी जो ईस्टर्न जो ये एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उसको इन्होंने बैकवर्ड दिखाया है अपने इस वाले पिक्चर के थ्रू। अगर आपको अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ठीक है, और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग दकियानुसी ख्यालों में विश्वास रखते हैं, जो ये ईस्टर्न कंट्रीज़ है वो, मतलब जो ये एशियन की जो कंट्रीज़ हैं वो, और हम लोग जो हैं वो हम लोग वर्क पे बिलीव करते हैं, हम लोग अपना काम वाम करते हैं, उसके बाद हम लोग इतना सब कुछ कर लेते हैं। अब हमें इस वाले चैप्टर में ये जानना है कि ये जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं एज अ टाइम ऑफ प्रोग्रेस एंड मॉडर्निटी, क्या ये सच में था कि नहीं, ठीक है, क्या सच में इतनी जल्दी डेवलपमेंट हुआ रेलवेज़ और फैक्ट्रीज़ का, एंड क्या ये जो बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये बिल्डिंग्स ब्रिजेस वगैरह की बात इन लोगों ने करी, आपकी एनसीईआरटी में करी, और ईटी वॉल ने भी करी है, दैट इज़ वाई यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा है। तो क्या सच में ये सोसाइटी के डेवलपमेंट को शो कर रहा था कि नहीं, और अगर कर रहा था तो ये साइन कैसे हो सकता है कि एक सोसाइटी हमारी डेवलप कर रही है।
ये सारे इमेजेस इनके दिमाग में कैसे डेवलप हुए, ठीक है। वैसे तो नहीं है ना कि इन्होंने अपने कमरे में बंद रहे होंगे और विजुअलाइज कर लिया होगा कि हाँ ईस्टर्न कंट्रीज़ ऐसी होती हैं तो इंडिया ऐसा है, बाकी कंट्रीज़ ऐसी है और हमारा यूरोप इतना बढ़िया है। ऐसा तो नहीं है ना कि ऑफकोर्स इनको भी टाइम लगा होगा सारी चीज़ों को देखने जानने सुनने में, ठीक है। और हमें सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे ये जानना है कि क्या ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बस रैपिड डेवलपमेंट पे ही बेस्ड था या फिर और भी सारी चीज़ों पे बेस्ड था, लाइक वर्क हो गया, ठीक है, मैकेनाइजेशन हो गया, क्या इन सब पे भी बेस्ड था या फिर बस जो रैपिड डेवलपमेंट हो रहा था उस पर ही बेस्ड था। मतलब हाँ, गरीबों की हालत कुछ भी है, तुम डेवलपमेंट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, उससे मतलब नहीं है तुमको कि यहाँ पे लोगों का क्या हो रहा है, तुमको बस अपने डेवलपमेंट से मतलब है। तो क्या जो इनका ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला जो प्रोसेस है क्या ये इसी पे डेवलप था या फिर बाकी चीज़ों को भी ये लोग साथ में लेके चल रहे थे, और इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब लोगों के लिए उसका क्या मतलब हुआ करता था। इन सारे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए हम इस वाले चैप्टर में यहीं पे आगे बढ़ेंगे। और पहले हम ब्रिटेन के बारे में जानेंगे, ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन को फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन कहा जाता है। उसके बाद हम इंडिया पे जाएंगे और क्योंकि इंडिया में भी इन्हीं लोगों का राज चल रहा था तो हम इंडिया में भी जाएंगे कि देखा जाएगा इंडिया में ये लोग क्या करामात करें क्या नहीं करें, ठीक है। तो अपने इसी वाले चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आपने कभी भी सुना होगा बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ओके, यहाँ पे एक टर्म है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। थोड़ा सा इस टर्म को समझना, अभी पीपीटी पे ध्यान मत देना, नॉर्मल सी पीपीटी है बिल्कुल। जस्ट अ मिनट, इंडस्ट्रियल, दिस इज टी। कभी भी आपने अगर सुना होगा कि इंडस्ट्री या फिर कुछ भी, आपके मन में क्या आता है? मतलब मेरे भी मन में आता था तो मुझे लगा कि मैं शेयर कर दूँ, शायद आपके भी मन में आता होगा। मेरे मन में फैक्ट्री आता था, आपकी एनसीईआरटी में भी बिल्कुल वही लिखा है। तो अगर कोई भी किसी को भी आप बोलोगे इंडस्ट्रीज़ तो कोई नॉर्मल सा भी बंदा रहेगा ना, उसको भी बोलोगे इंडस्ट्रीज़ तो वो फैक्ट्री से ही रिलेट करेगा। जब हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं तब हम लोग फैक्ट्री प्रोडक्शन की ही बात करते हैं। जब हम लोग इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात करते हैं तब हम लोग फैक्ट्री वर्कर्स की बात करते हैं। और ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज़ के सेटअप होने से ही, मतलब वहीं से स्टार्ट हुई। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी ने बड़ी सी बिल्कुल एक बिल्डिंग स्टैब्लिश कर दी और उसके बाद में बोला कि हाँ अब यहाँ पे हम अपना काम करेंगे, यहाँ से हम कार मैन्युफैक्चर करके पूरे दुनिया में भेजेंगे, ठीक है। जैसे मैंने पिछले वाले चैप्टर में कुछ बता रखा था कार वार के बारे में, अगर आपने नहीं देखा तो अब देख के आना, ठीक है। आई थिंक क्लास 9th में और इसमें है, मुझे आई कॉन्ट रिमेंबर, अब एक बार चेक कर लेना प्लेलिस्ट। तभी तो बोलती हूँ पिछले वीडियोज़ हो चुके हैं उसको देख के आया करो। और अच्छा, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या थी ऐसी वाले आइडियाज़ में, देखो जो फैक्ट्रीज़ थी ना वो यूरोप की, अगर मैं बात करूँ, चलो इंग्लैंड की बात करती हूँ, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ बनना शुरू हुई। लार्ज स्केल पे जो था वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होना शुरू हुआ। क्यों? इंटरनेशनल मार्केट के लिए। बट ये बस फैक्ट्रीज पे बेस्ड नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का। क्या था ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन? देखो 17 और 18 सेंचुरी में क्या हुआ, एक कहानी है, मतलब एक स्टोरी है, आप उसको रिलेट करते जाओ, सुनते जाओ बस। और आंखें बंद कर लो, उसको विजुअलाइज करो, मैं जो भी बोल रही हूँ उसका इमेज आपके दिमाग में क्रिएट हो जाना चाहिए। क्या हुआ 17 और 18 सेंचुरी में जो मर्चेंट्स थे वो टाउन से चले गए कहाँ पे? कंट्री साइड, मतलब गाँव में। यूरोप के मैं यहाँ पे यूरोप के बारे में बात कर रही हूँ, मैं अभी इंडिया पे नहीं आई हूँ, ठीक है। इंडिया पे आऊँगी तो मैं आपको बता दूँगी। अभी तो भारत हो गया है तो हैबिट हो गई है तो इंडिया मुंह से निकलेगा, बट हाँ पेपर में अब इंडिया वर्ड यूज़ नहीं करना, भारत ही वर्ड यूज़ करना, ओके। सो मैं ये बता रही थी कि 17 और 18 सेंचुरी में जो मर्चेंट थे वो टाउन से जो ये यूरोप का टाउन था वहाँ से वो गाँव में जाते हैं। क्यों गाँव में जाते हैं? वो लोग हायर करने के लिए जाते हैं। अच्छा, मर्चेंट मतलब बिचौलिया जो होता है, जो बीच का जो आदमी होता है ना वो, ठीक है। देखो मैन्युफैक्चरर में और मर्चेंट में डिफरेंस होता है। मैन्युफैक्चरर जो आपका सामान बना रहा है, मर्चेंट जो उसको वहाँ से ले जा करके वो मार्केट में किसी और को सेल कर रहा है, मतलब किसी और को दे रहा है और तब वो जा करके सेल कर रहा है, या फिर यही लोग खुद ही मर्चेंट जा करके सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं बहुत कम टाइम पे देखने को मिलता है कि मर्चेंट्स खुद ही जा रहे हैं सेल करने। हाँ ऑब्वियसली आज के टाइम पे मिलता है ना, वो ये जो ट्रेड वगैरह होता है सब खुद ही ये लोग करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा अमीरी है इन लोग के पास में, बहुत ज़्यादा पैसा है, तो इन लोगों ने हायर कर रखा है बड़े सारे से लोगों को। वैसे ही उस टाइम पे भी हुआ 17 और 18 सेंचुरी में जो ये यहाँ के कहाँ के यूरोप के जो ये मर्चेंट्स थे वो गांव में जाने लगे और उन्होंने पीजेंट्स और आर्टिसंस को हायर करना शुरू कर दिया। अभी मैं बताती हूँ किस लिए। हायर करने के बाद में उन्होंने ये जो मर्चेंट्स थे वो इन पीजेंट्स को, आर्टिसंस को मनी सप्लाई करते थे और उनको कहा जाता था कि तुम ये वाले गुड्स प्रोड्यूस करो, हमें इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना है। आप देखोगे उस टाइम पे जो वर्ल्ड ट्रेड है वो बढ़ रहा था, ठीक है।
वर्ल्ड ट्रेड बढ़ने के साथ साथ जो कॉलोनीज़ थी, मतलब ऑफ कोर्स इन लोगों ने कॉलोनीज़ भी बना के रखी थी अपने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को। हमारे इंडिया एक सॉरी हमारा भारत ही प्यारा सा एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे भी इन लोगों ने कॉलोनीज़ बना के रखी थी, और आपको पता ही अगर आपने इंडियन हिस्ट्री थोड़ी सी भी पढ़ी है तो, ठीक है। अब क्योंकि इनकी जो ये कॉलोनीज़ थी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में, इसकी वजह से जो डिमांड था गुड्स का वो बढ़ रहा था। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये मर्चेंट्स फिर गांव में क्यों आ रहे थे, क्यों नहीं शहर में ही इन्होंने अपना धंधा पानी खोल दिया जो भी इनको करना था। आई नो आई एम नॉट यूजिंग द करेक्ट वर्ड बट इट्स ओके। तो इसका एक रीज़न ये है कि जो ये मर्चेंट्स थे वो टाउन्स में नहीं अपना जो इनका प्रोडक्शन था वो एक्सपैंड कर सकते थे, क्योंकि टाउन्स में जो लोग थे, जो टाउन्स के मर्चेंट्स थे, उन्होंने अपने ट्रेड को मोनोपोलाइज कर लिया था कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ़ और सिर्फ वही लोग ट्रेड करेंगे और कोई ट्रेड नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान लो मैं यहाँ से कहीं दिल्ली में चली जाती हूँ, ठीक है। वहाँ पे अभी खैर ऐसा तो कोई सीन नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो कि दिल्ली में ना लोगों ने बोल रखा है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में हमारे अलावा कोई भी बिज़नेस नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं वहाँ पे जाती हूँ, फिर वहाँ पे मैं अपना कोई स्टॉल खोल लेती हूँ, और वहाँ के लोग मुझे मार के भगा देते हैं कि नहीं, जब आपको पता है कि यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता है, आप यहाँ पे कोई भी अपना बिज़नेस सेटअप नहीं कर सकते, फिर आप यहाँ पे क्यों आ गई, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस था उस टाइम पे। जो ये टाउन्स के लोग थे, जो ये टाउन के लोग थे, उन्होंने अपने अपने जो ट्रेड था उनका जो प्रोडक्शन था उसको इन्होंने एक्सपैंड कर रखा था और मोनोपोलाइज भी कर रखा था। और क्योंकि जो ये अर्बन क्राफ्ट वहाँ पे थे, ट्रेड गिल्ड्स वगैरह भी थे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, तो उनसे कोई लड़ता भी नहीं था, कि उनसे लड़ने का कोई मतलब है भी नहीं अभी। अब अगर मैं बात करूँ कि ये जो गिल्ड्स हुआ करते थे और ये जो क्या नाम है इनका अर्बन क्राफ्ट पर्सन्स हुआ करते थे और जो ये ट्रेड गिल्ड्स हुआ करते थे वो कितने पावरफुल हुआ करते थे, तो आप बस ऐसा समझ लो कि प्रोड्यूसर का ना एसोसिएशन होता था, इनको ये लोग ट्रेन करा करते थे। और ट्रेन कैसे करा करते थे कि आपको कैसे अपने जो भी आप एक्सपांड कर रहे हो उसको उस पर कैसे आपको कंट्रोल मेंटेन करना है, कैसे आपको कंपटीशन में प्राइसेस जो है उसको रेगुलेट करना है, जो प्राइसेस अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, प्राइसेस में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, आपको उसको कैसे मैनेज करना है, आपको न्यू जो पीपल हैं उनकी एंट्री को कैसे रेस्ट्रिक्ट करना है, इनको मतलब ट्रेड में उनकी एंट्री ना हो पाए, क्योंकि बस हम ही लोग की एंट्री रहे, हम ही लोग बस यहाँ पे रहें और कोई यहाँ पे हमारे एरिया में एंटर ना कर पाए, इनको उनके लिए भी क्या बोलते हैं उसको ट्रेनिंग मिलती थी, ठीक है। जो ये रूलर्स थे इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट गिल्ड्स को ऑफ कोर्स मोनोपोली दे रखी थी कि हाँ चलो राइट टू प्रोड्यूस जो भी है वो बस आपके हाथ में है, आप ही ट्रेड में इस एरिया में पर्टिकुलर आप ही ट्रेड कर सकते हो। तो इट वॉज देयर फॉर डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी नए नए मर्चेंट्स के लिए कि वो अपने टाउन्स में अपना बिजनेस को सेटअप कर सके। दैट इज़ वाई वो कंट्री साइड में चले गए। अब कंट्री साइड में क्या होता है, जो पुअर पीजेंट्स होते हैं ना और जो आर्टिशंस होते हैं वो मर्चेंट्स के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी, मैंने आपको बता रखा है कि जो पुअर पीजेंट्स हुआ करते थे वो हमेशा ही वर्क के तलाश में हुआ करते थे, मतलब उनको काम चाहिए होता था, उनके पास इतनी ज़्यादा गरीबी थी कि मैं क्या बताऊँ। अगर आप कहीं पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देख रहे हो और वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है तो वहाँ पे दो चीज़ होंगी, अमीर और अमीर होता चला जाएगा, गरीब और गरीब होते चले जाएंगे, क्योंकि उनको किसी से मतलब कुछ नहीं होता है कि कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या नहीं चल रहा है। बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही होगी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट फिर भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना, ठीक है। तो अब इन लोग को काम की तलाश होती थी, ठीक है। तो अब इन लोगों ने काम की तलाश में ये क्या करते थे, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास खाने को कुछ नहीं है और मुझे कोई आके बोल रहा है कि मैं मिलसी मैं ना तुम्हें काम दूंगा, तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, मैं तो कर लूँगी ना। अब मुझे पता है कौन से काम है वो, कि हाँ ये सामान बना के बस इनको ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। मैं ऐसे काम की बात कर रही हूँ, अच्छे अच्छे कामों की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब कोई मुझे बोले कि तुम जाके ड्रग का डीलिंग करो, तो वो तो कोई नहीं करने वाला, ठीक है। तो ख़राब काम नहीं, बट हाँ उन लोगों को वर्क कि वो लोग इन सर्च ऑफ वर्क वो लोग बहुत ही जगह जगह पे जाया करते थे। बट अभी जैसे ये मर्चेंट्स आए, ये पुअर पीजेंट्स और आर्टिशंस को इन्होंने हायर करना शुरू करा, इन्होंने उनको काम देना शुरू करा। और पिछले वाले आपने टेक्स्ट बुक में आपने 9th क्लास की अगर मैं बात करूँ तो उसमें मैंने बता रखा है कि ओपन फील्ड का जो कॉन्सेप्ट था, अगर आपने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 6 का मेरा वीडियो देखा तो आपको याद होगा कि इंग्लैंड में पहले ओपन फील्ड का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। चलो यहाँ पे भी एक बार बता देती हूँ, थोड़ा सा इसको रिकैप कर लेते हैं। ओपन फील्ड मतलब कि ये एक फील्ड है, ठीक है। इसको इन्होंने डिवाइड कर रखा है इतने सारे से पार्ट में। अब ये तो ओपन है ना, तो ये सबके लिए ओपन है। अभी आज के टाइम पे क्या होता है कि ये मेरा खेत है, ये मेरा फील्ड है, तो ये मेरा ही है और किसी का नहीं है। इंग्लैंड में एट दैट टाइम क्या होता था कि ये अगर एक फील्ड है तो यहाँ पे बहुत सारे से फार्मर एंगेज थे जो अलग अलग घर के थे। तो मान लो जस्ट अ मिनट,
एक मिनट रुको। मान लो ये है फील्ड और मैंने इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पे कोई अलग ये इतना किसी अलग का पार्ट है, ये इतना यहाँ पे कोई और कल्टीवेशन करेगा, यहाँ पे कोई और, यहाँ पे कोई और, एंड जो भी यहाँ पे ग्रेन्स होंगे वो अपने में ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। तो इसको बोलते थे ओपन फील्ड का कॉन्सेप्ट। तो अगर आपने वो वाली वीडियो देखी है तो ये जो ओपन फील्ड का कॉन्सेप्ट था वो धीरे धीरे गायब होता चला गया। मैंने पहले भी बता रखा है क्यों, तो यहाँ पर उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर इसका जानना है तो आपको वो वाले लेक्चर्स देखने ही पड़ेंगे। एंड अगेन क्योंकि जैसे ये ओपन फील्ड का कॉन्सेप्ट गायब हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे बढ़ी कि लोगों के पास खाने के लिए रोटियां नहीं हुआ करती थी, ब्रेड वगैरह नहीं हुआ करता था। तो अब इनको क्या चाहिए था, इनको काम चाहिए था। जो कॉटेजर्स थे, जो पुअर पीजेंट्स थे, जिन्होंने जो पहले कॉमन लैंड पर ही डिपेंड हुआ करते थे अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जो ये फायरवुड है, बेरीज़ है, वेजिटेबल्स है, हेस्टैक, स्ट्रॉबेरीज़, कुछ भी है, वो अपने उसी लैंड पे डिपेंड हुआ करते थे। अब उनका जो ये डिपेंडेंस था उनसे छिन के उनका जो सर्वाइवल था वो ख़राब हो गया था, एकदम वर्स्ट हो रखा था। तो बहुत सारे ऐसे भी वहाँ पे किसान थे, बहुत सारे ऐसे भी पुअर पीजेंट्स एंड आर्टिसंस में से थे जिनके पास बहुत छोटे छोटे लैंड के पार्ट हुआ करते थे, ठीक है। और उसी लैंड के पार्ट में अब वो किसी को दे तो सकते हैं नहीं, और उनके पास इतना पैसा है भी नहीं कि वो वहाँ पे कल्टीवेशन कुछ कर पाएँ, ठीक है। तो अगर होता भी था तो उतने छोटे से लैंड के पार्ट में उनका पूरा घर नहीं चल पाता था। तो जैसे ही मर्चेंट्स आए उनको एडवांस ऑफर करा कि आप इस वाले पर्टिकुलर एरिया में हमारे लिए खेती वेती करो, तो ये लोग रेडी हो गए। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ नहीं से कुछ तो बेटर है। वही हाल है ना कि एक दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो, मन नहीं कर रहा तो मत पढ़ो, और सेकेंड डे फिर लेके बैठ जाओगे कि यार मैंने तो कल पढ़ा ही नहीं था। तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए क्योंकि कुछ नहीं से कुछ बेटर होता है। तो जो पीजेंट्स थे वो तुरंत ही मतलब मान गए कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपका सारा काम करने के लिए तैयार हैं, हमें बस टाइम पे इतने हमें वेजेस मिलने चाहिए, ओके। अब ये जो मर्चेंट्स थे, ये कंट्री साइड में बहुत सारे मर्चेंट जाके सेटल हो गए। बहुत सारे मर्चेंट वहाँ से इनको पैसे दे के चले गए बाहर, मतलब जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे। और ये जो आर्टिसंस और पीजेंट्स थे, इन्होंने अपने स्मॉल प्लॉट्स में कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया। जो एग्रीकल्चर था, जो भी इन लोगों ने प्रोड्यूस करने को बोला था, वो इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। और ये जो प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से जो इनकम आती थी, उसकी वजह से जो इनका कल्टीवेशन पहले बिल्कुल ही पानी में डूब गया था, इनका अब जाके थोड़ा सा बूम अप हुआ, थोड़ा सा आगे बढ़ा। और बहुत सारे से जो ये फैमिली लेबर था, मतलब वहाँ पे आप समझो जैसे ओपन फील्ड के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे फैमिली लेबर हुआ करता था। अब या तो पूरे परिवार वाले एक साथ बैठ के खेती कर लें, या फिर एक ही प्लॉट में 10 परिवार वाले खेती कर लें, उसका सबका एक जन आदमी जो आएगा वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैंने जो आपको प्रोसेस बताया ना पूरा, कि पहले टाउन्स में वगैरह में ऐसा ऐसा सीन था, अब ये लोग घर में ही अपने घर से इन लोगों को सारा सब कुछ मिल रहा था। तो ये है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला प्रोसेस। प्रोटो का मतलब क्या होता है, अगर आप प्रोटो का मतलब समझो तो किसी भी चीज़ का अर्लियर फॉर्म उसको प्रोटो बोलते हैं। तो यहाँ से इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की शुरुआत होती है। तो ये जो मैंने अभी पूरी स्टोरी सुनाई, इसी को बोलेंगे। ये जो नॉट पूरे वो नहीं है, जो मैंने अभी बताया कि कंट्री साइड में गए, उसके बाद में जो कंट्री में ही इन लोगों ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। आई मीन कंट्री साइड में ही इन लोगों ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। अब ऐसा तो नहीं है ना कि बस खेती करे जा रहे हैं, कुछ और हो ही नहीं रहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे आर्टिसंस थे, उनको भी बोला कि आप हमारे लिए ये मैन्युफैक्चर करके दो, जो खेतों से नहीं मिलता था। ऑब्वियसली बात है, इनको ग्रेन्स भी चाहिए थे, फूड ग्रेन्स भी चाहिए थे, इनको मार्केट में प्रोड्यूस करने के लिए कुछ चीज़ें भी चाहिए थी इनको। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने मतलब जो ये क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे, उनको भी कुछ ना कुछ ये लोग बोला करते थे कि आप हमारे लिए ये मैन्युफैक्चर करो, वो मैन्युफैक्चर करो, वॉट जो भी कुछ है। आप देखोगे, अच्छा मैन्युफैक्चर के बारे में पहले आते हैं। देखो, जस्ट अ मिनट। ओके, सो मैन्युफैक्चर की अगर हम बात करें तो पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे जब अभी फैक्ट्रीज डेवलप नहीं हुई थी, एक मिनट इसको मुझे इरेज करने दो। जब अभी फैक्ट्रीज डेवलप नहीं हुई थी तो वहाँ पे मैन्युफैक्चर कैसे होता था, अलग अलग चीज़ें हुआ करती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको एक क्लोथ का एग्जांपल दूँ आपको, तो मान लो एक मर्चेंट है, ठीक है, वो मान लो वो टाउन में ही रहता है, लेकिन उसका जो मोस्ट ऑफ द वर्क है वो कंट्री साइड में होता है। तो जो मर्चेंट जो है वो क्या करेगा, सबसे पहले इंग्लैंड से वो वुल खरीदेगा, एक वुल स्टैपलर से, ठीक है। एक एग्जांपल दे रही हूँ, समझना कि जो लोग टाउन्स में वर्क नहीं कर पा रहे थे, अब जो ये लोग कंट्री साइड में अपने वर्कर्स को हायर कर रहे थे, वो कैसे काम करते थे। मान लो, क्योंकि उस टाइम पे उतना फैक्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो मान लो एक मर्चेंट है, वो क्या करेगा, वो इंग्लैंड से पहले वुल स्टैपलर से वुल खरीदेगा, ऊन, ठीक है। उसको फिर वो देगा स्पिनर्स को। जो ये स्पिनर्स हैं,
अब ये ऐसा नहीं कि एक ही बंदा कर रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं, वूल स्टेपलर अलग है, उससे तो इसने वूल खरीदा, ठीक है। उसके बाद ये दूसरे बंदे के पास गया जो कि स्पिनिंग का काम करता है, आगे बात करेंगे स्पिनिंग जर्नी के बारे में, ठीक है। अब ये स्पिनिंग वाला जो बंदा है वो क्या करेगा, उसको स्पिन करके, उसको स्पिन वगैरह करके उसको यान मतलब उसको थ्रेड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये इसमें सब्सिक्वेंट स्टेजेस होते हैं, उतना इसमें घुसने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद ये फुलर्स के पास जाएंगे। अब ये फुलर्स कौन होते हैं, फुलर्स जो कि क्लोथ्स वगैरह बनाते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। ये वीवर्स के पास जाएंगे, फुलर्स के पास जाएंगे, वहाँ से कपड़े बन के आएंगे उन थ्रेड वगैरह से, और कपड़े बनने के बाद में वो डाई करने के लिए जाएंगे बेसिकली। डाई, आप बताओ पहले के टाइम पे डाई कैसे होता था, अगर आपको पता है तो। मैं क्लास 8 से चिल्ला चिल्ला के बोलती आ रही हूँ कि डाइस के लिए ये वाला रेवोल्यूशन, वो वाला रेवोल्यूशन। ब्लू रिबेलियन अगर आपने पढ़ा हो, क्लास 8 में है ये, ठीक है। नहीं देखा तो देख के आना, कहीं से भी वीडियो देख के आना, फिर कहीं से भी पढ़ के आना, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। सो फिर वहाँ से ये फुलर्स के पास में जो जब क्लोथ बन जाती थी तो अलग बंदे के पास जाएगा, तो वो उस कपड़े को डाई करेगा, उसको कलर करेगा। फिनिशिंग जो थी वो लंदन में होती थी, ठीक है। अब सोचो, एक मर्चेंट जो इंग्लैंड से, मतलब जो मेन एरिया है, जो मेन इंग्लैंड है, वहाँ से वो वूल खरीद करके अलग अलग पर्सन को दे रहा है। पहले वूल स्टैपलर, फिर स्पिनर, फिर उसके बाद फुलर्स, फिर उसके बाद डायर्स। ये टोटल 4 प्रोसेस में कंप्लीट हो रहा है ये जो प्रोसेस है कपड़ा बनाने का। उसके बाद भी डाई करने के बाद भी जो फाइनल फिनिशिंग है वो लंदन में होती थी। लंदन में होने के बाद में जो वो मर्चेंट था वो फाइनली उस कपड़े को इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकता था। और ऐसे करते करते जो लंदन था वो एक फिनिशिंग सेंटर के तौर पे उभर के आया। तो जो ये प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम था वो एक नेटवर्क था कॉमर्शियल एक्सचेंज का, वो मर्चेंट के थ्रू कंट्रोल होता था, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मर्चेंट ही उनको हायर करते थे, और ये जो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम था वो गांव में ही होता था, तो ये मर्चेंट पे ही बेस्ड था। जो गुड्स थे वो बहुत बड़े बड़े नंबर्स में प्रोड्यूस हो रहे थे, जो ये प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहे थे, और उनकी फैमिलीज़ भी इसमें इंगेज हुआ करती थी। उनके पास कोई फैक्ट्री नहीं थी, वो घर में ही करते थे, और यहीं से स्टार्ट होता है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला प्रोसेस। मतलब इंडस्ट्रीज़ बनने की पहली पहली जो सीढ़ी होती है, जो आप कह सकते हो पहला स्टेज होता है, एकदम इनिशियल स्टेज होता है, दैट इज़ वाई इसको बोलते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओके। और फैक्ट्रीज वगैरह नहीं थी। और एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन अगर मैं बात करूँ तो 20 से 25 वर्कर्स वगैरह हुआ करते थे। मैंने अभी आपको बताया ना, स्टैपलर्स, फिर स्पिनर्स, फिर फुलर्स, फिर डायर्स, एंड अगेन लंदन में उसकी फिनिशिंग। तो यहाँ पे स्टैपलर में 20 से 25 लोग, स्पिनर्स में 20 से 25 लोग। अब ऐसा थोड़ी है कि कपड़े बना के देंगे, या फिर ऐसा थोड़ी है कि वो वूल आएगा तो एक वूल का जो गोला है वो लेके आएगा, बहुत सारे ऐसा लेके आता था, तो उसको वहाँ पे बहुत सारे से वर्कर्स भी लगते थे, ठीक है। तो वो जो स्पिनर्स हैं, सॉरी, ये जो जितने भी 4 स्टेजेस मैंने आपको बताया, 4-5 स्टेजेस, उसमें 20 to 25 वर्कर्स वगैरह लगते थे, और वो एम्प्लॉयड होते थे बाय ईच मर्चेंट। इसका यही मतलब था कि जो वो क्लोथिंग था वो एक कपड़े बनाने में 100 से भी ज़्यादा वर्कर्स लगे हुए थे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ये मेरा अगर वर्ल्ड हिस्ट्री में मैं बात करूँ तो ये वाला जो पार्ट है ना वो मेरा फेवरेट है, तो इसको बढ़िया से एलेबोरेट करके पढ़ाएंगे। अब ऐसा ये नहीं सोचना कि बाकी मेरा फेवरेट नहीं है, हिस्ट्री ही पूरी मेरी फेवरेट है, और इसको जितने भी पार्ट्स हैं वो एलेबोरेट ही कवर करवाए गए हैं, ठीक है। बट हाँ, कुछ कुछ चैप्टर जो मिल जाते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे देते हैं, बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग भी होते हैं, तो ऑब्वियसली मैं उसको ठीक से ही पढ़ाऊँगी, बाकी भी मैं ठीक से ही पढ़ाती हूँ। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यूजुअल गाइस, कि जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिया गया व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सी नो मैटर वॉट आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो, कब से नहीं, बट आप एक बार ही सर को कांटेक्ट कर लो, बेनिफिट आपका ही होगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ये रहा सर का इंस्टाग्राम हैंडल। आप सर को मेल भी कर सकते हो, ओके। बट ये सर का पर्सनल नंबर है, यहाँ पे सर खुद रिप्लाई करते हैं, 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं सर खुद। यहाँ पे बस टीचर्स दिख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम सब लोग का कोई ग्रुप बना हुआ है, नहीं, यहाँ पे सर खुद ही अकेले सारे बच्चों को डील करते हैं, और सारा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक का बटन और कमेंट करो बहुत सारे से, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस।